गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डी के सर MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं DLED चतुर्थ सेमेस्टर विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। इससे पहले आपने पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन देखे होंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो मतलब पार्ट 2 को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 21 है, धातुएं होती हैं ऊष्मा की, सुचालक, कुचालक, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुओं में करंट भी जा सकता है, वो विद्युत की चालक भी होती हैं और जैसे कभी धूप में रख देते हैं तो वो गर्म भी हो जाते हैं, इसलिए उसमें ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं। उसमें ऊष्मा ग्रहण करने की, संग्रहण करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, धातुओं का भौतिक गुण है। ऑप्शन 1 चमकदार सतह, नंबर 2 कठोरता, नंबर 3 आघात वर्धनीयता, नंबर 4 ये सभी। तो दोस्तों, धातुओं के ये सभी गुण होते हैं और इसके अलावा भी कुछ और गुण होते हैं। जैसे धातुओं में खनकने का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। अब चमकदार, जैसे चांदी चमकदार होती है, सोना कठोर होता है, लोहा कठोर होता है। आघात वर्धनीय, जैसे जब किसी धातु को पीट पीट कर एक पतली चादर के रूप में बना लिया जाता है तो धातु के उस गुण को आघात वर्धनीय कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अयस्क के रूप हैं। तो दोस्तों, अयस्क के रूप कौन कौन से हैं? ऑक्सीकृत अयस्क और हैलाइड, या दोनों। तो दोस्तों, इसके दोनों रूप होते हैं, ऑक्सीकृत अयस्क भी होता है और हैलाइड अयस्क भी होता है। अगला प्रश्न है, खनिजों के रूप हैं धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिज ईंधन, ये सभी। तो दोस्तों, खनिजों के भी ये सभी रूप होते हैं, धात्विक खनिज भी होते हैं और अधात्विक खनिज भी होते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी से जो अयस्क मिलते हैं उनमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे मिट्टी होती है, बालू होती है या और भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, तो इन सभी अशुद्धियों को अधात्री कहते हैं, अधात्री कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, धातु निष्कर्षण की विधि। तो धातु निष्कर्षण की विधि कौन सी है? आसवन विधि, द्रमण विधि, खरपरण विधि, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये सभी धातु निष्कर्षण की विधि हैं। धातु निष्कर्षण क्या होता है? जो धातुएं पृथ्वी से मिलती हैं तो उनमें जो अशुद्धियाँ लगी होती हैं, जैसे अधात्री अशुद्धि होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करना ही और शुद्ध धातु को प्राप्त करना ही धातु निष्कर्षण कहलाता है। तो आसवन विधि, द्रवण विधि या खरपरण विधि, इन सभी के द्वारा धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीतल में होते हैं। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो जो पीतल है उसमें कॉपर और जिंक होते हैं। क्या होता है दोस्तों? कॉपर और जिंक होता है। अगला प्रश्न है, कॉपर पायराइड का सूत्र। तो दोस्तों, कॉपर पायराइड को कॉपर फेरस सल्फेट भी कहते हैं, इसलिए इसका सही सूत्र है CuFeS2। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ क्या है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का लाभ क्या है? सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक है, ये बिल्कुल ठीक है। नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक है, ये भी ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न है, किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता बढ़ती है, घटती है, एक समान रहती है, पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी ठीक है। जैसे हाइड्रोजन तत्व की संयोजकता 1 होगी, हीलियम की संयोजकता 0 होगी, यहाँ तो ये अपवाद है। उसके बाद अगले आवर्त में देखेंगे, जैसे सोडियम Na, इसकी संयोजकता 1 होगी
अगला है मैग्नीशियम, इसकी संयोजकता 2 होगी। अगला है एल्यूमिनियम, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, ये 13 नंबर पे होगा, इसकी संयोजकता 3 होगी। उसके बाद सिलिकॉन, इसकी संयोजकता 4 होगी। फिर फॉस्फोरस आ जाएगा 15 नंबर पर, इसकी फिर 3 होगी। फिर सल्फ़र, इसकी 2 होगी। फिर क्लोरीन, इसकी 1 होगी। तो दोस्तों इस तरह से देखते हैं कि संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की धन विद्युत प्रकृति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती है, क्योंकि जब भी किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो धात्विकता घटती है और अधात्विकता बढ़ती है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। धन विद्युत प्रकृति भी घटती है, ये भी गलत हो जाएगा। और आयनिक त्रिज्या घटती है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है आयनिक त्रिज्या, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? आयनिक त्रिज्या घटती है, अभी बताया दोस्तों, ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, तो ये गलत हो जाएगा। सुचालकता बढ़ती है, ये भी गलत हो जाएगा। घनत्व बढ़ता है, नहीं, घनत्व भी घटता है। धात्विकता बढ़ती है, ये ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर धात्विकता बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर धात्विकता घटती है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, मेंडलीव का आवर्त सारणी में एक दोष यह है कि हाइड्रोजन परिवार के सदस्यों को एक समूह में रखा गया है, ये तो ठीक है, ये तो दोष नहीं है। उसके बाद इसके आधार पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ये भी ठीक है। उसके बाद सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं, बस इसमें यही दोष है कि अलग अलग गुणों वाले तत्व भी एक ही स्थान पर उन्हें स्थान दे दिया गया है एक ही समूह में। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक। दोस्तों विद्युत धारा हम लोग एम्पियर में मापते हैं, सब जानते हैं। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो दोस्तों जो कार्बन की छड़ होती है वो एनोड का कार्य करती है। कौन सी छड़? कार्बन की छड़। अगला प्रश्न है किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? मतलब किस सेल को दोबारा से चार्ज किया जा सकता है? जैसे हम लोग मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं तो इस सेल को सीसा संचालक सेल कहते हैं। सीसा संचालक सेलों को पुनः आवेशित या दोबारा चार्ज किया जा सकता है। वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों वोल्ट मीटर के द्वारा दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे, किसके लिए? दूरी ज्ञात करने के लिए, समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए, पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राचीन काल में जो चुंबक थी उसका उपयोग समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए करते थे, क्योंकि चुंबक का एक विशेष गुण होता है, अगर उसे स्वतंत्र लटका दिया जाए तो वो सदैव नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण ही ठहरती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है चुंबक के गुण हैं। तो चुंबक के गुण क्या हैं? दैशिक उत्तर दक्षिण दिशा बताने वाला गुण, ये तो है। लोह चुंबक के पदार्थों को अपनी ओर खींचता है, बिल्कुल चुंबक लोहे के पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। आ और बा दोनों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, क्योंकि जो चुंबक है वो उत्तर दक्षिण दिशा भी ठहरती है और लोह चुंबक के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।